गुड इवनिंग बेटा, नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। और आ जाइएगा जल्दी जल्दी। कल वाली पीडीएफ यार मैं अपलोड नहीं कर पाया, आपके बाद क्लास ली और फिर कुछ फंसा रह गया काम में। ये सच कहूँ तो कल ना दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, तो वो पीडीएफ मैं कल जाऊंगा ऑफिस तो कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है? परेशान मत होना उसकी पीडीएफ के लिए। और मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कल जो है वो आप लोगों को मैं गुप्ता एम्पायर पढ़ा रहा था, है ना सर? अब क्या होगा, एग्जाम होगा या नहीं बीपीएससी पीआरटी वालों का? नहीं होगा, एग्जाम क्यों नहीं होगा? एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, नेट के नोट्स मिल जाएंगे फर्स्ट पेपर के। बेटा नोट्स का मेरे को आइडिया नहीं, बुक तो है, उसी पर देख लेना एप्लीकेशन पे अड्डा 24/7 के बुक्स हैं अवेलेबल। उसका आइडिया नहीं है मुझे नोट्स का, ठीक है? इंटीग्रेटेड बीएड को मौका मिलेगा या नहीं? अब देखो यार, बात ये है कि कल भी मैंने वीडियो में बोला था कि इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड है तो वो डिग्री ही ना, और उनको चाहिए डिप्लोमा। तो अब ये तो देखो, कोई संस्था ही क्लियर कर सकती है, ठीक? अगर मैं डिसीजन के बेसिस पे देखूं तो जो कल रात में जो कॉपी आई है उस पर तो साफ ये लिखा है कि डिप्लोमा इन टीचिंग होना चाहिए, है ना? पॉलिटी ऑफ बिहार अलग से पढ़ना है क्या? क्या पढ़ोगे पॉलिटी ऑफ बिहार में अलग से? ऐसा क्या है जो मैंने नहीं पढ़ाया है आपको? पॉलिटी ऑफ बिहार में ऐसा क्या है जो आपने नहीं पढ़ा है? पंचायती राज में मैंने आपको बिहार के बारे में पढ़ाया, जब मैं आपको राज्य सरकार पढ़ा रहा था मैंने तब भी आपको बिहार के बारे में पढ़ाया, जब मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ाया था तब भी मैंने बिहार पे बात की थी। तो अलग से क्या पढ़ोगे उसमें? सर हेल्प करें, लास्ट टिप दे दीजिए सर, बहुत डर लग रहा है। लास्ट टिप यही है कि जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको आप बढ़िया से रिवाइज करिए, दो दो तीन तीन बार रिवाइज करके जाइए। और 16 तारीख से आपका जो मैं रात 9 बजे से 10 बजे तक का 1 घंटे का सेशन लूँगा, 16 से लेकर 23 अगस्त तक का, उसको आप अच्छे से देख के जाइएगा। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है वो सेशन, ठीक है? 1 घंटे से ज़्यादा भी सेशन हो सकता है। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो पढ़ेंगे क्यों आप? ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हम लोग गुप्ता पीरियड पे बात कर रहे थे, है ना? और गुप्ता पीरियड पे हम लोगों ने शायद बात कर ली थी स्कंद गुप्त तक, है ना? हाँ बेटा, हाँ एग्जाम होगा। नहीं आज नहीं हुई थी मेरी वाईटी पे क्लास, आज नहीं हुई थी। कल पॉलिटी की मैराथन है, वो क्लास आप लोगों को भी लेनी है, याद है ना? हिस्ट्री वाली देख चुके हो, कल पॉलिटी वाली देखोगे। पॉलिटी का एक कंप्लीट रिवीजन कर लोगे कल, ठीक है? क्लियर है? आज नहीं हुई थी, कल होगी, ठीक है? सेट में इको, अरे यार सेट वेट का चक्कर में ना पड़ो। मैं सेट बनाता नहीं हूँ तो मेरे को सेट पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता भी नहीं। टाइम वही शाम को 6 बजे, ठीक है भाई? चलिए जरा एक बार बताइएगा कि स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है ना? बोलो जल्दी से, स्क्रीन शो हो रही है? देखो मुकेश, अभी तो ना पेपर दे आओ बेटा, क्योंकि अभी जानते नहीं हो ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? ब्लर है थोड़ा, अच्छा हो जाएगा सही, अभी बड़ा कर देता हूँ, सही हो जाएगा, ठीक है भाई? चलो, कल हम लोगों ने ये देखा कि जो गुप्त शासक हैं वो अपना 3rd सेंचुरी से उत्तरी भारत में एक नए राज्य की नींव डालेंगे, जो आगे चलकर एक बड़ा साम्राज्य बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका क्रेडिट जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, और अगर पूर्वजों की बात की जाए तो उसमें श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त आते हैं, ठीक? फिर हमने बात की थी कि चंद्रगुप्त लिच्छवी राजकुमारी से शादी करके खुद को क्या करेगा, थोड़ा सा प्रभावशाली लिच्छवी राजकुमारी का नाम भी हमने आपको बताया था, कुमार देवी, है ना? उससे इसने शादी की थी, ठीक है?
अगर आप इस मैप को देखेंगे तो इस मैप में आपको यहां से लेकर जो ये पूरा पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये गुप्ता एम्पायर का पोर्शन है। और उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये वाकाटक का किंगडम है। तो गुप्तों ने पूरे नॉर्थ इंडिया को तो कंट्रोल कर ही लिया था, और नॉर्थ को कंट्रोल करके साउथ की तरफ उन्होंने क्या किया, साउथ की तरफ उन्होंने वाकाटक लोगों से दोस्ती कर ली। इधर का जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कौन लोग थे, यहाँ पर शक लोग थे, गुप्तों ने उनको भी हरा दिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक, तो ये वंशावली है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब आप जैसे देख रहे होंगे इसमें श्रीगुप्त को जो है दिखाया है कि 240 से 280 ईस्वी तक के समय में ये थे। ठीक, और घटोत्कच गुप्त को दिखा रहा है 280 से 319 में। और मैंने आपको कहा था कि एक्चुअल जो फाउंडर होगा वो कौन होगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो कि 319 में क्या बनेगा, राजा। इसीलिए आपने देखा था 319 में क्या चलाया था इसने, गुप्त संवत चलाया था। इस पर भी हमने कल बात की थी। उसके बाद रामगुप्त, उसके बाद सॉरी समुद्रगुप्त आएगा, फिर रामगुप्त रहेगा, और रामगुप्त को ही हटाकर चंद्रगुप्त सेकंड आ जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाता है, फिर कुमारगुप्त, और फिर स्कंदगुप्त, जो कि 455 से लेके 467 तक क्या रहता है, मेंबर रहता है। ठीक, अगर मैं इसको हटा लूंगा तो आपको ये दिख रहा होगा कि 400, सर रामगुप्त 375। मैंने बताया तो था कि जैसे ही वो राजा बना, शकों का आक्रमण हुआ, और जब शकों का आक्रमण होगा तो वो इसकी बीवी को किडनैप कर ले जाएंगे, और फिर रामगुप्त की हत्या कर देगा चंद्रगुप्त सेकंड, और फिर ध्रुव स्वामिनी को छुड़ाकर उससे शादी कर लेगा, है ना। क्लियर है, क्लियर है ये पॉइंट। नमस्ते नमस्ते स्मिता जी, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमने चर्चा की आपसे कि समुद्रगुप्त के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बातें की कि वो सबसे इम्पोर्टेंट राजा था। हरिशेन ने जो प्रशस्ति लिखी है जिसका नाम क्या था, प्रयाग प्रशस्ति, उससे उसकी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, समुद्रगुप्त के बारे में एरन इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है। ठीक, अच्छा, एरन इंस्क्रिप्शन का मैं तुमको एक और सिग्निफिकेंस बता दूं, सती प्रथा का पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक प्रथम साक्ष्य, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती सिस्टम और ट्रेडिशन, वो भी इसी अभिलेख से मिलता है। ठीक, इसी अभिलेख से मिलता है, ये पॉइंट भी याद रखना। और इस अभिलेख के अकॉर्डिंग पता चलता है 510 एडी में सबसे पहली बार सती प्रथा का ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। ठीक है, और सिक्कों से भी उसकी जानकारी मिलती है, हमने सिक्कों पर चर्चा भी की थी। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने पढ़ा कि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया और कब्जे में ले लिया, फिर दक्षिणापथ के 12 राजाओं को पराजित किया, बाद में उनको फिर से स्वतंत्र कर दिया, वो समर्पण किए, कर दिए तो इनको छोड़ दिया गया। ठीक है, आटविक प्रदेश को वन क्षेत्र के राजाओं को भी हराया। ठीक, और ये आटविक प्रदेश देख लो कहां से कहां तक था, तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक था ये। ठीक है, इन्होंने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। इन्हें सेवक या परिचारक का दर्जा दिया गया। ये सवाल आ जाएगा कि किस राज्य के राजाओं को सेवक या परिचारक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, बोलिए, क्लियर है ये पॉइंट। सर ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा अपना वो सही कर लो, रेजोल्यूशन सही कर लो, रेजोल्यूशन सही कर लो बेटा, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपने देखा था कि सीमावर्ती राज्यों में
लोग उसके लिए मिलने आएंगे तो उसको क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे और उसका कोर्ट अटेंड करेंगे, उसके दरबार में हाजिर हाजिर होंगे। तो दरबार में उपस्थित हुए, और जब दरबार में उपस्थित हुए तो उसके लिए गिफ्ट लेकर भी आए। इसमें कामरूप का नाम मैंने आपको बताया था, बंगाल का नाम बताया था, नेपाल का कुछ हिस्सा बताया था, और उत्तर पश्चिम की ओर अगर देखा जाए तो मालवा, अर्जुनायन, यौधेय, आभीर आदि कई गढ़संघ शामिल थे। याद रखिएगा भैया, ये नाम आपकी एससीईआरटी में है तो पूछा जा सकता है। फिर जो पड़ोसी देश के राजा थे जिनमें शक हैं, कुषाण हैं, सिंघल प्रदेश यानी किसकी बात हो रही है, श्रीलंका, राजा का नाम क्या था, मेघवर्मन। इन सब ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी और इनसे दोस्ती स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे सब। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट। हाँ, ब्लर तब होता है जब मैं पेज चेंज करता हूं, टेंशन ना लो, सही हो जाएगा। बोलो। स्मिता को क्या हो गया भाई? अरे यार, मेरे यहाँ सही है मामला, काहे तुम लोग जबरदस्ती हमको दोष दे रहे हो? ठीक है, ठीक है। तो इसने आर्यावर्त के राज्यों को सीधा अपने नियंत्रण में लिया, वहीं जो दूर के राज्य या आटविक प्रदेश थे उनके साथ थोड़ा सा मॉडरेट बिहेवियर करेगा। फिर इसके बाद राजा आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि रामगुप्त को हटाकर इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो राजा बन जाएगा। इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की क्या की, रक्षा की। ठीक। अब ये वो वाली कहानी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये पूरी की पूरी जो स्टोरी आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो स्टोरी मिलती है मुद्रा राक्षस से, जो कि किसने लिखी थी, विशाख दत्त ने लिखी थी। सॉरी, मुद्रा राक्षस नहीं, मुद्रा राक्षस से तो चाणक्य वाली कहानी मिलती है। ये स्टोरी मिलती है किससे, देवी चंद्रगुप्त, देवी चंद्रगुप्त। ठीक है। दिल्ली के महरौली में चंद्र नाम का एक शासक मिलता है, महरौली में जो लौह स्तंभ है उस पे, उसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय ही मानते हैं। ठीक है। इसके अभियान में पश्चिमी भारत ये जीत लेगा, जिसमें मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर इसने विजय प्राप्त की, और उसके परिणाम स्वरूप खंबात और सोपारा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आ गए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये दोनों ही कहाँ हैं, गुजरात में। इनफैक्ट ये जो आप सोपारा जो जगह देख रहे हो आप, खंबात और सोपारा, इनको हम लोग पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहते थे, पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। ठीक है। और एक और बंदरगाह था जिसका नाम था भड़ौच। एक ग्रीक राइटिंग्स में भड़ौच जो है वो बेरू गाजा या बेरी गाजा के रूप में उल्लेख मिलता है, किसका, भड़ौच का। ये सारे बंदरगाह आपके कहाँ थे, गुजरात में थे। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट। अरे नाला सोपारा महाराष्ट्र में है, ये गुजरात में है। क्लियर है भाई, ठीक है। अभी तक राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, हाँ पाटलिपुत्र ही रहेगी, और थोड़े समय के लिए उज्जैन को भी ये लोग कैपिटल अपनी बनाएंगे, है ना। प्रयाग एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनेगा इनका,
प्रयाग भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनेगा इनका। अभी आते हैं राजधानी पे भी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट हो गया। पश्चिमी क्षत्रप यानी शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को इसने 395 में पराजित किया और बंगाल को भी जीत लिया। अब यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में क्या किया, स्थापित किया किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक, तो इसकी सेकंड कैपिटल कहां बनेगी, उज्जैन बनेगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री फाहियान इसी के समय पे आएगा। अच्छा, यहां पर याद रखिएगा कि फाहियान ने चांडाल नामक अस्पृश्य जाति का उल्लेख किया है। कहता है कि जब ये लोग नगर में आते थे तो इनके गले में एक तख्ती लगी होती थी जिसको ये बजाते थे ताकि सारे लोगों को पता चल जाए कि ये आ रहे हैं और लोग इनके रास्ते से हट जाएं। फिर जब ये हट जाते थे, ये चले जाते थे, तो उस रास्ते पर किसी तरह का जल छिड़क के उसे साफ किया जाता था। तो अस्पृश्यता का उल्लेख किसने किया है, फाहियान ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, फाहियान की जो बुक है उसका नाम क्या है, फो क्यो की, है ना। बुक का नाम क्या है, फो क्यो की, जो इसने अपना वर्णन लिखा, भारत का वर्णन लिखा, है ना, भारत का क्या किया, वर्णन लिखा। फिर उसके बाद कुमारगुप्त राजा बना, और कुमारगुप्त के समय में आपको पता है क्या हुआ, नालंदा महाविहार की स्थापना हुई। इसी के समय पुष्यमित्रों के आक्रमण का भी क्या होता है, जिसको इसका सामना करना पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपकी जो किताब है उसमें पुष्यमित्रों का नाम दिया हुआ है। और आज हमें पढ़ना था स्कंदगुप्त के बारे में। तो 455 से 467 एडी तक स्कंदगुप्त जो है वो राजा बनेगा। ठीक है, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त राजा बना। उसने पुष्यमित्रों को पराजित कर जब वो लौटा अपनी राजधानी में तो उसे पिता की मृत्यु का समाचार मिला, और उसी के समय में हूणों के आक्रमण शुरू हो गए थे। हूणाज इन्वेजन शुरू हो गया था। हूण जो है वो मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। ठीक है, और हूणाज इन्वेजन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें भीतरी स्तंभ अभिलेख से इसकी सूचना मिलती है। भीतरी स्तंभ अभिलेख से इसकी सूचना मिलती है। बताइए, क्लियर है पॉइंट। अरे कहाँ ब्लर दिख रहा है यार, क्यों तुम लोगों को ब्लर दिख रहा है, मेरा समझ नहीं आ रहा है। कमेंट हम नहीं देख पाएंगे ना, जब हम उसको फुल स्क्रीन करेंगे तो मुझे कमेंट उस समय, तुम लोग पता है जानबूझ के करते हो ना, जानबूझ के करते हो ना कि घर से क्लास ना लें। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। बोलिए, अब सही है, अब सही है, अब सही है। अभी भी सही नहीं है। ठीक ठीक ठीक। अब बताइए,
अब बताइए, हल्का सा तो ब्लर दिखेगा ही, पर ऐसा तो नहीं है कि पढ़ नहीं पा रहे होगे। चलो, तो स्कंदगुप्त के समय दो तीन बातें हो रही हैं। पहला, वो पुष्यमित्रों को हरा रहा है। पुष्यमित्रों का आक्रमण कुमारगुप्त के समय में होगा और पुष्यमित्रों को पराजित करने का काम स्कंदगुप्त करेगा। स्कंदगुप्त के टाइम पर हूणों का अटैक होगा। हूण जो है वो मध्य एशिया की एक लड़ाकी लड़ाकी ट्राइब है, वहां की एक लड़ाकू जाति है जिन्होंने भारत पर अटैक किया। हूणों ने रोमन एम्पायर पे भी अटैक किया, उसको तहस नहस कर दिया था, इसीलिए भारत के साथ ट्रेड जो है वो खराब हो जाता है रोमन एम्पायर का। इसकी जो सूचना मिलती है हूण आक्रमण और वो लड़ता है, वो कहां से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि ली थी। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? क्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है, क्रमादित्य की क्या की थी इसने? उपाधि ली थी। स्कंदगुप्त की डेथ के बाद हूणों के लगातार आक्रमण भी हो रहे थे और भी कुछ वजह थी जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर का धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। हूणों की अगर बात करूं तो हूणों का साम्राज्य पर्शिया से खेतान तक फैला हुआ था। यहां पे लिख दे रहा हूं अगर दिख ना रहा हो तो, पर्शिया से खोतान तक हूण राज्य फैला हुआ। ठीक है, इनकी राजधानी कहां थी? बामियान में। ये क्वेश्चन आ जाएगा, हूणों की राजधानी कहां थी? बामियान में। कैपिटल कहां थी? कैपिटल इनकी कहां थी? बामियान। बामियान कहां है? बामियान है आपका अफगानिस्तान में। ठीक, प्रथम हूण शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया उसका नाम था तोरमान। ठीक, उसका नाम क्या था? तोरमान या तोरमान। फर्स्ट हूणा इन्वेडर। ठीक है, इसका पुत्र था जिसका नाम था मिहिर कुल। ये बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ही घृणा का भाव रखता था। इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी थी, अनेकों बौद्ध विहार नष्ट किए। शायद ये शिव का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, तो मिहिर कुल जो है ये एक हूण शासक था और ये बुद्ध बुद्धिस्ट रिलीजन के बहुत ही अगेंस्ट था। बुद्धिस्ट रिलीजन के बहुत ही क्या था? अगेंस्ट था। ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन के बहुत ही क्या था? अगेंस्ट था। अगर हम गुप्तों के एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करें, गुप्तों के प्रशासन पे बात करें, तो शासन का प्रधान कौन होगा भाई? राजा। राजा सबसे ऊपर हो जाएगा। किंग जो है वो हर चीज का क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। किंग हर चीज का क्या हो जाएगा? हेड। ठीक है, और इसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य या अधिकारी होते थे। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत था लगान। ठीक, राज्य की समस्त भूमि राजा की संपत्ति मानी जाती थी और उपज का एक तिहाई भाग जो है उस पर राजा का क्या था? अधिकार। और यही लगान की क्या थी? राशि। तो टैक्स कितना लिया जाता था? 1/3 ऑफ प्रोडक्शन। यानी आप देख रहे हो पहले से मौर्य पीरियड से गुप्ता पीरियड तक आते आते टैक्स क्या हो गया? बढ़ गया। राजा के अधिकारियों को भूमिदान भी दी जाती थी, तो इस टाइम पर लैंड ग्रांट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब मैं यहां पर अगर आपसे एक सवाल पूछूं, अगर जमीन आप दे रहे हो किसी को सैलरी के फॉर्म में, अगर आप किसी को सैलरी के फॉर्म में जमीन दे रहे हो, तो आप ये बताइए कि आप क्या अपने पास ज्यादा अधिकारी रख पाएंगे? क्या आप अपने पास ज्यादा अधिकारी रख पाएंगे? क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि जितने ज्यादा आप अधिकारी रखोगे
उतना ही आपको क्या करनी पड़ेगी, जमीन दान में देनी पड़ेगी, सैलरी के फॉर्म में देनी पड़ेगी। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि मौर्य एम्पायर सेंट्रलाइज्ड था, तो क्या गुप्ता एम्पायर भी सेंट्रलाइज्ड होगा या लोगों को अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी? लोगों को अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब कि गुप्ता एम्पायर डिसेंट्रलाइज्ड होगा, प्रशासन विकेंद्रीकृत होगा या नहीं होगा? विकेंद्रीकृत होगा, बिल्कुल ठीक। अब दूसरी बात बताइए, मौर्य एम्पायर में अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक थी। आपने देखा कि अर्थशास्त्र में चाणक्य कहता है 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष थे। क्या गुप्ता पीरियड में अधिकारियों की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? गुप्ता पीरियड में अधिकारियों की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो एक अधिकारी को एक से अधिक पोस्ट दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती? दी जा सकती है। तो दो तीन बातें जो हमें याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है? ठीक, कि इस टाइम पर सामंत लोग आ जाएंगे जो कि कर देने वाले शासक थे और जिनके पास जमीन होती थी। ये राजा के अधीनस्थ अधिकारी होते थे। सामंत कौन होते थे, ये कैसे काम करेंगे, ये राजा के अधीनस्थ अधिकारी के तौर पे काम करेंगे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर के टाइम पे। मौर्य शासकों का प्रशासन केंद्रीकृत था, जबकि गुप्तों का शासन सामंती और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था। तो डिसेंट्रलाइज होगा किसका एडमिनिस्ट्रेशन? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा होगा? सेंट्रलाइज्ड रहा होगा। ठीक। राज्य की सबसे बड़ी इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती थी? देश। ठीक है। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के पदाधिकारी उपरिक कहे जाते थे। ठीक है। तो भुक्ति का मतलब आप कैसे समझ सकते हो? भुक्ति का मतलब होता था प्रांत। क्या होता था? प्रोविंस। भुक्ति का मतलब क्या होता था? प्रोविंस होता था। ठीक। तो एम्पायर जो है वो डिवाइडेड था किसमें? एम्पायर डिवाइडेड था भुक्ति में, और भुक्ति का डिवीजन किया गया था विषय में। विषय को हम क्या समझ सकते हैं? विषय को हम डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हैं। विषय को हम क्या समझ सकते हैं? जिला के रूप में समझ सकते हैं। इसका पदाधिकारी कहलाएगा विषयपति। भुक्ति का एडमिनिस्ट्रेटर कौन कहलाएगा? उपरिक कहलाएगा। यही वाला सवाल पूछा जाएगा, उपरिक कहलाएगा। और फिर सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? गांव। ठीक है। तो आपने देखा कि साम्राज्य जो है वो डिवाइड है किसमें? साम्राज्य डिवाइड है भुक्ति में, भुक्ति का डिवीजन है विषय में, और विषय का डिवीजन है ग्राम। ये डिवीजन था। भुक्ति के अधिकारी को उपरिक कहते थे, विषय के अधिकारी को विषयपति कहते थे, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी या फिर और भी किसी नाम से जाना जा सकता था। अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शहरी प्रशासन की बात करें, तो शहर में एक ऑफिसर होता था जिसे हम नगर श्रेष्ठी कहते थे, जो कि शहर या बैंकर या व्यापारी होता था। ठीक है। एक अधिकारी होता था जिसे हम सार्थवाह कहते थे, ये पूछा जा सकता है। सार्थवाह क्या होता था? व्यापारी काफिले का नेता होता था। एक अधिकारी होता था जिसे हम प्रथम कुलिक या मुख्य शिल्पकार कहते थे, और एक अधिकारी होता था जिसे हम प्रथम कायस्थ या फिर लिपिकों का प्रधान कहते थे। जो गांव का प्रधान होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। इसका चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। नगरपति का काम क्या था? शहर के प्रशासन का वो प्रमुख था। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? बोलो।
क्लियर है? यहां से इस पेज से या इसके पिछले वाले पेज से एक सवाल 100% आना है, ठीक, 100% आना है, ध्यान से पढ़ लेना इसको, ठीक है। फिर कुछ जो है वो नाम दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कुमारामात्य, ठीक, क्या नाम लिखा है? कुमारामात्य। कुमार और अमात्य को मिलाकर क्या बना दिया गया? कुमारामात्य। ये गवर्नर के तौर पे काम करते थे, ठीक है। उसके बाद लिखा है महासंधि विग्रहक, ये मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस था, युद्ध और शांति का मंत्री था। और फिर है महादंडनायक, जो कि क्या होता था? चीफ जस्टिस होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था, ठीक है। गुप्तों के अलावा उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया तो हर्ष के समय तक आते आते यहाँ पे 4 वंश थे। मैंने आपको ऐसे कल फिगर बना के बताने की कोशिश भी की थी कि जब यहाँ पर एक कन्नौज में कौन आ जाएंगे? मौखरी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट राजा कौन था? ग्रहवर्मा, जिसकी शादी हुई थी राज्यश्री से, जो कि हर्षवर्धन की सिस्टर थी। एक मगध में गुप्त वंश था, पर इनका इस वाले गुप्त से कोई लेना देना नहीं था, इनको परवर्ती गुप्त वंश कहा जाता है। एक थे थानेश्वर के पुष्यभूति, जो इधर हरियाणा वाली साइड में थे। पुष्यभूति को हम और क्या बोलते हैं? वर्धन वंश बोलते हैं, ठीक है। और फिर थे वल्लभी के मैत्रक, जो कि गुजरात वाली साइड में थे। यहाँ पर कौन थे? वल्लभी के मैत्रक। ये सब हर्षवर्धन के क्या हैं? समकालीन है, ठीक। यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है। हर्षवर्धन के क्या हैं? समकालीन है। हर्षवर्धन की अगर बात करूं तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ये वंश डेवलप होगा। इनकी कैपिटल थानेश्वर में थी और इनका पहला महत्वपूर्ण शासक था प्रभाकर वर्धन, जो कि हर्ष के पिता थे। हर्ष के पिता थे। अच्छा, प्रभाकर वर्धन की डेथ के बाद इनका बड़ा बेटा था, जिसका नाम था राज्यवर्धन, वो बना राजा। लेकिन राज्यवर्धन को शशांक नाम के राजा ने, जो कि गौड़ वंश का राजा था, शशांक ने धोखे से मार डाला था। और ऐसी परिस्थिति में हर्ष का चुनाव किया गया कि तुम राज्यारोहण करो अपना। और 606 एडी में हर्ष राजा बनता है। और उसी साल वो क्या करता है? 606 एडी में ही वो क्या करता है? हर्ष संवत निकालता है, हर्ष कैलेंडर निकालता है। और फिर हर्षवर्धन शशांक को भी हराता है और अपने बाकी लोगों को भी हराता है ना, बाकी लोगों को भी हराता है। तो शशांक को धीरे धीरे ये खत्म ही कर देगा और बाकी लोगों को भी हराएगा। और फिर अपने राज्य का विस्तार ये पंजाब से बंगाल तक कर लेगा, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जिस कामरूप की हम बात कर रहे हैं और कश्मीर, ये भी उसके अधीन थे। हालांकि इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता। इस बात की जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हर्षचरित से। और हर्षचरित आपको पता है किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। और बाणभट्ट क्या था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि। नॉर्थ को कंट्रोल करने के बाद, हर्ष साउथ में कंट्रोल करना चाहता था, पर दक्षिण में उसे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। कहां पर? नर्मदा नदी पर। इस बात की जानकारी हमको किससे मिलती है? इस बात की जानकारी हमें एहोल प्रशस्ति से मिलती है। किससे मिलती है? एहोल प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। प्लस इस बात की जानकारी हमें सी यू की से मिलती है। सी यू की आपको पता है किसकी किताब थी? तो ये किताब थी वेनसांग की। पर इस बात की जानकारी हमें हर्षचरित से नहीं मिलती, ठीक, हर्षचरित से नहीं मिलती है। क्लियर है भाई? हर्षवर्धन के बारे में कुछ अभिलेखों से भी पता चलता है, जिसमें मधुबनी का अभिलेख है, बांसखेड़ा का अभिलेख है और संजान नाम का ताम्रपत्र है। इससे भी हर्ष के बारे में जानकारी मिलती। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट?
क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, अच्छी बात है। अगला पॉइंट देखिए, हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म को मानता था, इसका झुकाव था। हालांकि शुरू शुरू में वो क्या था, शुरू शुरू में हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था। शैव से चेंज होकर वो क्या बन गया, बौद्ध बन गया था। शैव धर्म से चेंज होकर वो क्या बन गया था, बौद्ध धर्म का बन गया था। ठीक है। इसने कन्नौज में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। अब भाई देखो, बौद्ध संगीति वैसे तो 4 ही थी, पर आपकी एससीईआरटी में 5वीं बौद्ध संगीति भी बता दी गई है, जो कि हर्ष ने कराई। कब कराई, 643 में कराई। कहां पर कराई, कन्नौज में कराई। तो अगर पूछा जाए 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ, तो याद रखिएगा। ठीक है। 20 राजाओं सहित इसमें हजारों तीर्थयात्री और विद्वान आए। वेन सॉन्ग इसका क्या था, चीफ गेस्ट था। वेन सॉन्ग इसका क्या था, चीफ गेस्ट था। वेन सॉन्ग आपको पता है चाइना से आया था। ठीक है। उसने कहा कि वो हर्ष को वेन सॉन्ग ने बौद्ध धर्म का महान उपासक बताया, लेकिन वो शैव धर्म का और सूर्य का भी क्या था, उपासक था। ठीक है। हर्षवर्धन के पैरेलल साउथ में 2 डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिनको हम पल्लव और चालुक्य बोलते हैं। ठीक है। ये लोग साउथ में रूल कर रहे थे। ठीक है। इनका जो सेंटर था वो वातापी था, किसका, चालुक्यों का, और कांचीपुरम किसका था, पल्लवों का। ठीक। लगभग उसी समय जिस समय हर्ष जो है वो नॉर्थ में रूल कर रहा था, ये लोग कहाँ रूल कर रहे थे, साउथ में रूल कर रहे थे। अगर हम वातापी के चालुक्यों की बात करें तो पहला राजा इसमें पुलकेशिन प्रथम था, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है जिसके बारे में आपको जानना है वो कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। इसे अपने चाचा से यह राज्य मिला था। ठीक। और चालुक्यों का राज्य जो है वो कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। ठीक है। पुलकेशिन ने उत्तरापथ के स्वामी की उपाधि धारण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। आपकी एससीईआरटी में दिया है। और ये कब धारण की इसने, सबसे बड़ी विजय हर्ष के विरुद्ध थी। इसी के बाद उसने क्या किया, इसी के बाद उसने क्या किया, उत्तरापथ के स्वामी की उपाधि धारण की। ठीक है। इसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया और कांची कोंड की उपाधि धारण की। कोंड का मतलब होता है विजेता, विक्टोरियस। ठीक है। परंतु इसके बाद पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन बना, जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है। नरसिंह वर्मन ने वातापी को जीत लिया था और इसने फिर वातापी कोंड की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी, वातापी कोंड की उपाधि ली थी नरसिंह वर्मन ने। ठीक है। तो चालुक्य, पल्लव और हर्ष ये सब क्या थे, एक समय के राजा हैं। ठीक है। मतलब पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी, और साउथ में पल्लव डायनेस्टी और साउथ में चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है। चालुक्य जो वंश था वो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के बीच में था, और पल्लव लोग जो थे वो कावेरी नदी डेल्टा में थे। कहाँ थे ये, कावेरी नदी डेल्टा। ठीक है। परमेश्वर की भी टाइटल लेगा पुलकेशिन द्वितीय। इसके बारे में जानकारी रविकीर्ति के द्वारा लिखित एहोल अभिलेख से मिलती है, जो कि रविकीर्ति क्या था, उसका कोर्ट पोएट था। रविकीर्ति उसका क्या था, कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि था। पल्लव वंश की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपनी राजधानी कांचीपुरम में बनाई। ठीक है। और इनका चालुक्यों से और दक्षिण में चोल और पांड्यों से हमेशा क्या होता रहेगा, झगड़ा होता रहेगा। महत्वपूर्ण शासक की बात की जाए तो महेंद्र वर्मन प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया था। महेंद्र वर्मन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मत्त विलास प्रहसन। ठीक। ये क्या थी, उसके द्वारा लिखी गई बुक थी। अच्छा राइटर था। महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन एक महान योद्धा था।
इसने अपनी पिता की पराजय का बदला लिया, वातापी कोंड की उपाधि ली पुलकेशिन द्वितीय को हराकर। ठीक है, तो इतनी बातें थी इस पूरे सेगमेंट के अंदर। इसके आगे की बात हम लोग करेंगे मंडे को यानी 14 तारीख को, और मंडे को इसको खत्म करके और उसके बाद हम लोग फिर आपका क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस से 7th वाली एससीईआरटी को कवर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ बोलो बेटा स्मिता। सुपीआरटी क्लियर हो जाएगा? अरे हो जाएगा यार, क्यों परेशान हो तुम लोग। सेट नहीं, मैं इकट्ठे आपको जो है वो पूरा ही कराऊंगा। एग्जाम होने के चांस कितने हैं? होगा बेटा, होगा। गवर्नमेंट जिद पे अड़ी है, वो करना चाहती है एग्जाम, कराना चाहती है, उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ पूछो अनुपमा। कल क्लास ले लीजिए सर जी। कल बेटा वो 9th-10th वर्ग वालों की क्लास है, ऑलरेडी लगा रखी है। और तुम लोगों के लिए तो वैसे ही 3 घंटे की क्लास लूंगा ना, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, इसके बाद भी गुप्त वंश है नहीं, एक गुप्त वंश था पर वो ये वाले नहीं थे, वो अलग है, उनके बारे में नहीं पढ़ना। हाँ पीडीएफ अभी अटैच कर देंगे। सर बीएड प्रॉब्लम, अब मैं क्या बोलूं, अब वो है प्रॉब्लम, क्या किया जाए। अनुपमा पूछो बेटा, तुम्हारा सवाल आया नहीं, पर आज पता चला है ये नियमावली रद्द होगी, देखते हैं क्या बताएं। हाँ एग्जाम होगा बेटा। कौन सी नियमावली रद्द होगी? सर आपने जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के वन लाइनर दिया था वो मुझे कहाँ से मिलेगा? इसी में मिल जाएगा बेटा, क्लास के अंदर लगा रखा था, क्लास के अंदर लगा रखा था मैंने। बता देना मेरे को, कल परसों दे दूंगा। सर मैं एमए में इकोनॉमिक्स है, एस्टेट में कौन सा सब्जेक्ट भरें? एमए में इकोनॉमिक्स है तो फिर इकोनॉमिक्स भरो, और क्या। निर्वाण 2.0 में लोकल गवर्नमेंट का एक पार्ट है, आपने 2 पार्ट कराया था। हाँ मैंने 2 पार्ट कराया था, वो अभी तक एक ही पार्ट आ रहा है उसमें। चलिए ठीक है, ये पता कर लूंगा, मेरे को कोई याद दिला देना भाई। कोई बात नहीं। 6 PM वाला क्लास वाईटी पर, हाँ कल वो क्लास वाईटी पर है, पूरा कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, वो बढ़िया है आपके लिए, क्लास जरूरी है आप लोगों के लिए। चलो ठीक है, फिर रखता हूँ। हाँ टाटा बाय बाय।